Hello everyone, welcome to the channel and study lovers. In our today's video, we will do chapter 7 of science, the world of living. So first of all, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं और कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट्स का, एनिमल्स का। सो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इन द प्राइमरी क्लासेस वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। We are already aware that living things are those which can breathe, grow and move on their own. Non-living things do not breathe, grow or move. अब यहाँ हमें बताया गया है, आप सब ने अपनी प्राइमरी क्लासेस में, हम सब ने अपनी प्राइमरी क्लासेस में ये ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। जैसे आपकी लिविंग थिंग्स में सबसे पहले आप ले लीजिए कोई भी एनिमल, कोई भी आपका एनिमल आ सकता है, ठीक है, या फिर एनिमल की जगह पर आप कुछ और ले लीजिए लिविंग थिंग, जैसे ट्रीज़ भी लिविंग होते हैं, राइट, ट्रीज़। या फिर आप ले सकते हैं और नॉन लिविंग में आप ले सकते हैं चेयर। जितने भी चीज़ें जिनमें जान नहीं होती, जो जीवित नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। सो आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर है कि लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो सांस ले सकती हैं, ब्रीथ कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, अपने आप मूव कर सकती हैं। पर जो लिविंग थिंग्स हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ना ही ब्रीथ कर सकती हैं, ना ही ग्रो कर सकती हैं और ना ही मूव कर सकती हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कब मूव करती है, या तो आप उसको पुश करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चेयर ले लीजिए, अगर आप एक चेयर को लेते हैं तो उसको जब आप पुश करते हैं, आप जब उसको पुश करते हैं तो वो अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस से हिलती है, ठीक है। पर जब आप उसको पुश नहीं करते वो वहीं के वहीं खड़ी रहती है, वो अपने आप चलकर नहीं जा सकती, राइट। पर जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ कर सकती हैं, ग्रो करती हैं और मूव भी कर सकती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ना ही ब्रीथ करती हैं, ना ही ग्रो करती हैं और ना ही मूव करती हैं। यहाँ हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, चलिए हम इसको रीड करते हैं। लिस्टेड बिलो आर अ फ्यू ऑब्जेक्ट थिंग्स, क्लासीफाई देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमें यहाँ जितनी भी, यहाँ आप ये चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं इनको हमें लिविंग और नॉन लिविंग में यहाँ नीचे टेबल में हमें इनको सेटल करना है। एक बार आप इनको खुद ट्राई कीजिए, फिर बाद में मैं आपको यहाँ इस एक्टिविटी को दिखाती हूँ। अब चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ हमारा चेयर है, वो कौन सी आपका पहले जो चेयर है वो ना ही ब्रीथ कर सकती है, ना ही ग्रो करती है और वो मूव भी नहीं करती जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो ये हमारा नॉन लिविंग है, ये हमारा क्या है, नॉन लिविंग। और अब हमारा आता है कैट। कैट जो है वो ब्रीथ करती है और ग्रो भी करती है और वो अपने आप मूव भी करती है। ये हमारा है लिविंग। और नेक्स्ट आता है बेबी। जो बेबी होता है वो भी मूव करता है, ब्रीथ करता है, राइट। ये भी हमारा लिविंग है। और पेंसिल हमारी मूव नहीं करती जब तक हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते, और ना ही वो ब्रीथ करती है और ना ही ग्रो करती है, तो पेंसिल भी हमारी नॉन लिविंग है। और एलिफेंट भी ग्रो करते हैं, वो मूव भी करते हैं और साथ ही साथ वो ब्रीथ भी करते हैं।
सो यहाँ हमारा लिविंग आएगा एलिफेंट पे। और ट्री पे वो ग्रो करते हैं, पर वो मूव नहीं करते, पर वो ब्रीथ करते हैं। सो अगर वो ब्रीथ करते हैं और मूव भी करते हैं तो यहाँ हम लिविंग लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है काऊ। काऊ हमारी जो होती है वो ब्रीथ भी करती है, मूव भी करती है और ग्रो भी करती है, तो यहाँ हम लिविंग लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रोज़ फ्लावर, जो कि अगेन एक फ्लावर है। जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्रीथ भी करते हैं, ग्रो भी करते हैं और ग्रो करते हैं। सो ये हमारा लिविंग है। और नेक्स्ट आता है हमारा शूज़। सो हमारे जो शूज़ होते हैं ना ही वो ब्रीथ करते हैं और ना ही वो ग्रो करते हैं और ना ही वो मूव करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो यहाँ हमारा नॉन लिविंग आएगा। नेक्स्ट है हमारा बुक। अब जैसे आप ले लीजिए, आपकी बुक है, उसको जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते, जब तक आप उसको खुद नहीं हिलाते, तो आपकी जो बुक है वो नहीं हिलती, राइट। सो वो मूव नहीं करती विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एंड वो ब्रीथ भी नहीं करती और ना ही वो ग्रो करती है। तो जो हमारा बुक है वो क्या है, नॉन लिविंग। सो चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट देयर आर अ वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स अराउंड। सो हमने ये जो अभी एक्टिविटी करी है, इससे हमें क्लियर हो गया है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी बहुत सारी वेराइटी हैं। सो यहाँ अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। All living things have certain common characteristics. These characteristics are quite different from those of non-living things. Let us try to study those characteristics in detail. सो अब यहाँ हमें क्या बताया गया है, जो हमने ऊपर अभी एक्टिविटी करी, जो अभी हमने टेबल करी, उसमें हमें नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। सो हमें उससे ये पता चला कि लिविंग थिंग्स की जो है काफ़ी सारी वैरायटी होती हैं। सो जो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्वाइट डिफरेंट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो चलिए अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वायरस। सो अब चलिए हम डू यू नो पे आ जाते हैं। Virus is a microorganism which has the characteristics of both living and non-living things. इसमें हमारा जो वायरस है, जैसे आप कोरोना वायरस ले लीजिए या वायरस ले लीजिए, जो हमारे वायरस होते हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनमें होते हैं। किनके कैरेक्टरिस्टिक्स? दोनों के, नॉन लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किस में? वायरस में। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा यहाँ टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो सबसे पहले सेल्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी इस दुनिया में जो हैं लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी, वो सब किससे बने हैं? सेल्स से। और जो सेल्स होती हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं। बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यूज़। और जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारा मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, राइट। और जितने भी अगर बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएं तो वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम। ओके। सो पहले सेल्स बनती हैं। सेल्स से हम सेल से हम जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं हम सब
बने हुए हैं, जो भी तो इट मीन्स हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम सब किससे बने हैं? सेल से। और जो सेल है हमारी बेसिक यूनिट है किसकी? लाइफ की। ठीक है, तो हम सब किससे बने हुए हैं? सेल से। चाहे जो भी लिविंग थिंग्स हैं, हम सब किससे बने हैं? सेल से। ठीक है, क्योंकि सेल क्या है? लाइफ की बेसिक यूनिट है। सेल जो है हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है। यहाँ आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जो सेल है लाइफ की बेसिक यूनिट है, यानी सेल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेल के बिना हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सो ये जो सेल है ये हमारे अंदर तो होती ही है, पर ये प्लांट्स साथ ही साथ एनिमल्स में भी होती है। उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी होती है। सेल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज। सो सेल्स जो होती है वो इतनी स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती है कि हम उनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, यानी अपनी डायरेक्ट आइज से नहीं देख सकते। हमें उन्हें देखने के लिए किसकी ज़रूरत है? माइक्रोस्कोप की। हमें अगर सेल्स को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से सेल्स को हम देख सकते हैं, पर हम अपनी नेकेड आइज से सेल्स को नहीं देख सकते क्योंकि वो काफ़ी क्या होती हैं? स्मॉल। ओके, तो हमें जो सेल्स को अगर हमें देखना है तो हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ओके, तो अब हम डू यू नो पे आ जाते हैं फटाफट से। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 2000 मिलियन सेल्स। सो इसका मतलब क्या है? जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है, राइट। सो जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें कितनी सेल्स होती है? टोटल 2000 मिलियन सेल्स जो होती हैं वो एक न्यू बॉर्न बेबी में होती हैं। सो यहाँ हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग थिंग्स वेरी ओवर एन एनमरस रेंज। इस लाइन का मतलब है कि हमारे अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं और जितने लिविंग थिंग्स में सेल होती हैं वो अपनी अपनी रेंज में होती हैं, यानी हर किसी की बॉडी के अंदर लिविंग थिंग्स हर किसी की बॉडी के अंदर अलग अलग रेंज में सेल्स होती हैं। ओके, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके जो सेल्स होती है वो अलग अलग रेंज में होती हैं। सो अमीबा इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इज़ नोन एज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो हमारी इस लाइन का मतलब है कि जो अमीबा है, यहाँ आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। जो अमीबा है वो जो अमीबा है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सो जो अमीबा है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। उसको जिनमें सिंगल सेल होती है उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एंड येस्ट ऑल्सो बिलोंग टू दिस to the category of unicellular organism. सो जितने भी जो भी एक सेल वाले होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं, यानी जो बैक्टीरिया है और यीस्ट है, ये इनमें भी एक ही सेल होती है, ये भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। An organism which consists of many cells is called a multicellular organism. सो इस लाइन में हमें बताया है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, जैसे यूनिसेल्युलर कौन से होते हैं? जिनमें ओनली वन सेल होती है, ठीक है, ओनली एक सेल होती है। पर जो मल्टी सेल्युलर कौन से होते हैं? जिनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? सेल्स। ओके, सो उनको हम कहेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। Human beings, cats, or horses and ants are some examples of multicellular organisms. So, unicellular organisms के example कौन से थे? बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ओके,
सो इनके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल तो थे बैक्टीरिया एंड यीस्ट, पर जो हमारा मल्टी सेल्यूलर है ऑर्गेनिज्म है, इसके एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले तो हमें ही ले लीजिए ह्यूमन बींग्स, राइट। कैट्स, हॉर्सेस और आंट्स, ये किसके एग्जाम्पल है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनमें बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं। यहाँ हमारे पास अमीबा का डायग्राम भी है। अमीबा जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, और ह्यूमन बींग्स, कैट्स, हॉर्सेस और आंट्स किसका एग्जाम्पल है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का। सो यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। पील ऑफ एन अनियन एंड केयरफुली टेक आउट अ लीफ फ्रॉम इट। नाउ सेपरेट इट्स मेम्ब्रेन. Put the membrane on a neat glass slide. Put a drop of saffron and put a cover slip over it. Observe it under a microscope. Do you observe a structure similar to the structure shown in the given diagram? इसमें हमें क्या कहा गया है करने को? इसमें हमें क्या करना है? एक अनियन लेना है, उसकी एक पील ऑफ करनी है, यानी एक पील उसकी हमें निकालनी है, एक छिलका उसका छीलना है थोड़ा सा, ठीक है, उसके अंदर का जो होता है, और फिर उसमें से हमें उसकी जो लीफ होती है उसको निकालना है, और उसके मेम्ब्रेन को उससे सेपरेट करना है। और फिर जो मेम्ब्रेन है हमें एक नीट ग्लास स्लाइड पे रखना है, और फिर हमें उसमें थोड़ी सी एक ड्रॉप डालनी है सैफराइन की, और उस पर एक कवर स्लिप उसके ऊपर रख देनी है, और फिर हमें एक माइक्रोस्कोप लेना है और उसको ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें क्या दिखता है। डू यू ऑब्जर्व अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू द स्ट्रक्चर शोन इन द गिवन डायग्राम? क्या आप भी वही स्ट्रक्चर देखते हैं जो अभी हमें इस स्ट्रक्चर में अनियन पील के इस ये जो शोन है पिक्चर, ऐसा ही क्या आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखता है जब आप माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व करते हैं? चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, ठीक है। जैसे आप अभी अगर अगर एक चाइल्ड हो, तो आप धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाओगे, आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? एक अडल्ट में, ओके। अगर आप उस वक्त अडल्ट हो, फिर धीरे धीरे आप किस में हो जाओगे? एक ओल्ड मैन में आप कन्वर्ट हो जाओगे। जो हम लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, ठीक है। जैसे अभी इस पिक्चर में आपको शोन है, ये अभी एक बच्चा है, ठीक है, फिर ये एक किड में बदल जाता है, और फिर ये एक अडल्ट में बदल जाता है। और यहाँ हमें ये जो सीड है, ये हमने एक छोटा सा सीड लिया है, इसको हमने जो है ग्राउंड के अंदर हमने इस सीड को सॉ किया है, ठीक है। फिर इस सीड में से धीरे धीरे थोड़ा सा पौधा निकला है, और फिर इस सीड में थोड़ा सा और निकला है, और फिर ये जो सीड है एक सीडलिंग में बदल गया, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं। You must have seen a small sapling growing into a plant. Growth of a baby to a child then to an adult also shows the characteristics of growth in a living organism. However, animals do not grow after a particular age. Plants continue to grow throughout their life. आपने अगर कोई भी प्लांट लगाया है, ठीक है, आपने अगर कोई भी अपने यहाँ प्लांट लगाया, तो आपने देखा होगा कि पहले वो एक सीड था, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा लीफ आने लगी है ना, फिर वो एक जो है सैपलिंग में, स्मॉल सैपलिंग में बदल गया, ठीक है। और ग्रोथ ऑफ अ बेबी, आपने बेबी देखे होंगे। आप खुद अपना एग्जांपल ले लो, ठीक है। पहले आप बहुत छोटे थे, ठीक है, फिर आप थोड़े से बड़े हुए, चाइल्ड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, फिर आप एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आप एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये हमें किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं? ये हमें ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, किस में? लिविंग ऑर्गेनिज्म में।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं। However, animals do not grow after a particular age. Plants continue to grow throughout their life. पर जो एनिमल्स होते हैं वो थोड़ी देर के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रो नहीं करते, पर जो प्लांट्स हैं वो अपनी पूरी लाइफ में ग्रो करते रहते हैं। यहाँ आप देख भी सकते हैं, ये दो डायग्राम बने हुए हैं। यहाँ धीरे धीरे सीड जर्मिनेट हो रहा है और ये एक सैपलिंग में बदल गया है, और यहाँ एक छोटा सा बेबी है जो कि एक अडल्ट में बाद में जाकर बदल गया है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। All living things need food and water for growth. The mode of taking food varies from one group of living organism to another. Green plants synthesize their own food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight, and chlorophyll by the process of photosynthesis. आपने आप सभी ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो सुना ही होगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की ज़रूरत होती है, और ये जो फूड चेन होती है ना, उसमें हम एक दूसरे से फूड लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड वेराइज फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अदर। ये जो तरीका है हमारा फूड लेने का, वो एक ग्रुप से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप तक चलता है। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। उनको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग, ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसको यूज़ कर कर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर कर, वाटर को यूज़ कर कर, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, जब सन होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना जो खाना है, वो अपना जो फूड है वो बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो animals are dependent on plants for their food. Many animals eat other animals for their food. A few animals take food in liquid form, whereas majority of them take it in a solid form. जो हम एनिमल्स हैं, जो हम ह्यूमंस हैं और बाकी सारे एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। हम जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉफ्स, और जो प्लांट्स हैं वो क्या है, हीटरोट्रॉफ्स। यानी जो एनिमल्स हैं हम जितने भी, हम क्या है, हीटरोट्रॉफ्स, और ये जो प्लांट्स हैं जितने भी, ये हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर हम जो एनिमल्स हैं हम किस पर डिपेंडेंट होते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पे हम डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, और कुछ एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना जो है पेट भरते हैं, अपने फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। A few animals take food in liquid form, whereas majority of them take it in a solid form. हम में से जितने भी एनिमल्स हैं, हम में से कुछ एनिमल्स तो लिक्विड फॉर्म में जो हमारा फूड है वो लेते हैं। ठीक है, जबकि हम में से कुछ एनिमल्स सॉलिड फॉर्म में अपना फूड लेते हैं। यहाँ हम एक्टिविटी 2 दे रखी है। Take 2 pots with healthy plants. Water one of the plants regularly for a few days and the other pot without water. What do you observe and why? अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें 2 पॉट्स लेने हैं। ठीक है, 2 हेल्दी पॉट्स, उसमें हमें एक एक प्लांट लगाना है। ठीक है, उसमें प्लांट लगाने के बाद हमें कुछ दिनों उनको रख देना है, और एक प्लांट को तो हमें हर रोज़ पानी देना है। ठीक है, और एक को हमें पानी नहीं देना। ओके, अब जब हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो पहला वाला पॉट है जिसको हमने पानी दिया था वो तो अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो उसकी आराम से ग्रीन जो है उसकी पत्तियां आराम से वो
हमें ऐसा लगता है जिससे वो हेल्दी है और उसको समय पर ऑन टाइम फूड मिल रहा है। पर जो नेक्स्ट जो पॉट है जिसमें हमने एक और जो है प्लांट सो किया है, एक सीड और सो किया है, एक प्लांट हमने एक और लिया है जिसमें हमने पानी नहीं दिया, उसमें हम नोटिस करेंगे कि उसकी जो लीव्स हैं वो येलो पड़ गई हैं। ठीक है, वो मुरझा गया है, थोड़ा ऐसे डाउन हो गया है, उसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है नीचे की तरफ, उसकी जो ये लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं। ठीक है, और वो ऐसा लगता है जैसे वो मर गया है। ठीक है, मतलब वो काफ़ी वीक है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या नोटिस किया कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड और वाटर चाहिए उनको फूड और वाटर चाहिए सरवाइव करने के लिए। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कमेंट बॉक्स अवेलेबल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़, और हमारे एनवी स्टडी लवर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।